मोहन भागवत जी ये बताना चाहते हैं कि संविधान के कारण धार्मिक कट्टरता बढ़ती है ना, उनको मौका मिल रहा है हिंदुइज्म बढ़ाने का, मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने का, और इसलिए वो सच बात बता रहे हैं। तो भारत में का संविधान ने सब धर्मों को समता दी है, सब अपना आचरण कर सकते हैं, मगर तुम तो राजनीतिक रूप से सत्ता का लाभ उठाकर हिंदू धर्म के आधार पर मुस्लिमों को अलग थलग गिराने के लिए, हिंदुओं का पोलराइजेशन करने के लिए पूरा लाभ उठा रहे हैं। तो वो उनका कहने में बहुत बड़ा दम है, नहीं है ऐसा नहीं, मगर उनके पेट के अंदर की बात अलग है कि उस संविधान को बदलकर उनको मनुस्मृति पर आधारित भारत का निर्माण करना है। तो ये जो उनका राजकारण का दौर है, वो सत्ता का दौर, वो दोगली बात करने वाला आरएसएस नेतृत्व होता है। वो एक तरफ जनता को ऐसा बताना चाहता है कि मैं कितनी अच्छी बात आपको बता रहा हूँ, और जो मौजूदा है जिसके ऊपर टीका कर रहा है वो कितनी गलत बात है। तो संविधान को ही कटघरे में खड़ा कर दो, लोगों के नज़रों से उतार दो, ये उसके पीछे, उस वक्तव्य के पीछे का वो मकसद है, और यही आरएसएस की राजनीति का आधार रह चुका है। और इसलिए हम देखते हैं कि यही भागवत तो है कि जब लोकमत का वर्धापन दिन के कार्यक्रम पर ऑनलाइन बोलने वो खड़े हो गए, तो हम सब लोगों ने बोले, लोकमत को हमने टीका किए थे कि वो धर्मनिरपेक्ष अखबार जिसकी वो बाजू लेते हुए चला, उसने ऐसे कैसे भागवत को बुला दिया। यही मोहन भागवत की स्पीच बदल गई थी ना कि इस देश के वो मुसलमान रहे कोई भी रहे, उनका डीएनए एक है। तो भागवत जी एक तरफ वो बात, और अब ये बोलने का कि वो संविधान के कारण धार्मिक सलोखा बिगड़ता है और नफरतें पैदा होती है। तो तुम तो पूरी दोगली राजनीति के पुरोधर है, हम जानते हैं। हम 1925 से अगर आरएसएस पैदा हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी भी 1925 से पैदा हुई है ना, तो हमारा तो बाल कुड़ू है। हम तो सीखते आ रहे हैं कि आरएसएस क्या क्या कदम बढ़ाएंगी, क्या क्या करेंगी, तो उसके खिलाफ हमारा भी कैंपेन है। तो मोहन भागवत देश को मूर्ख बना रहे हैं, उनके पेट के अंदर की बात है कि उनको संविधान को खत्म करना है। कांग्रेस के अभी कुछ नेताओं के भी बयान हमने देखे जो आए हैं कि संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है। ये अच्छा सवाल कैसा है कि हमारे देश के जो अन्य राजनीतिक दल है कंटिन्यू लगे रहते चुनाव की राजनीति में, उनका कहीं ग्राम पंचायत आएगा, नगर परिषद आएगा। आप नेता समझदार है, देखो कांग्रेस की एक अपनी इतिहास है, परंपरा है, बहुत विद्वान है, तभी तो इस देश में इतने दिन राज कर पाए, मगर वो अपने कार्यकर्ताओं के नीचे के स्तर पर उसको लेके नहीं जाते। और हम जब जाते हैं कांग्रेसियों के बीच में तो उनको मालूम ही नहीं रहता, इतिहास का ज्ञान नहीं रहता। तो कांग्रेस ने मुक्त स्तर पर अभी एक काम करना है कि चुनाव की राजनीति को थोड़ा बाजू में रखकर, उनका तो हर गांव तक कार्यकर्ता है, तो उनको आइडियोलॉजिकल रूप से लेकर मजबूत करना ये कांग्रेस की पहली जरूरत है। नहीं तो ऐसा होगा इनका इधर के उधर पार्टी में चले जाते हैं सत्ता के सहारे। तो कांग्रेस ने सबसे पहले अपना मजबूत करना चाहिए, लोगों को कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, जो धर्मनिरपेक्षता है, उसको उनकी तह तक, कार्यकर्ता तक पहुंचाना। और उनका जो मकसद रहा है पंडित नेहरू के मिश्र अर्थव्यवस्था का, वो एक तरफ समाज भी चाहते हैं, एक तरफ पूंजीवाद भी चाहते हैं, तो वही पहुंचाए तो जिससे नहीं क्या वो धरातल पर अगर कांग्रेस मौजूद होगी तो मैं आपको बताता कांग्रेस के पास बहुत बड़ी शक्ति है। और ये बीजेपी का बहुत अच्छे से वो मुकाबला अन्य विपक्षी दलों को साथ में लेकर उसका नेतृत्व कर कांग्रेस कर सकती है, मगर शर्त है कि वो अपने निचले कार्यकर्ता के फली तक अपनी विचारधारा को पहुँचाए। भानु प्रताप सिंह, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को तो आप जानते ही होंगे, उनके कुछ वीडियोस अभी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं कि ईवीएम का बॉयकॉट करना बहुत ज़रूरी है, इसे ख़त्म करो। तो आपको क्या लगता है, ईवीएम को ख़त्म करना चाहिए? देखो, जिन लोगों ने ईवीएम निकाले, चलाए, अमेरिका रहे, जर्मनी रहे, जापान रहे, वो सब लोगों ने तो ईवीएम को बाजू में निकाल दिया। यंत्रों को पैदा करने वाला इंसान ही है, वो उसमें जो चिप डाल रहा, माइंड डाल रहा, वो इंसान ही है। तो उसमें गड़बड़ी तो इंसान ही कर सकता है। तो ईवीएम सदोष है, वो है। और चूंकि कांग्रेस वाले उसका जिस ढंग से प्रयोग कर रहे थे तो वो बड़े पैमाने पर नहीं था, मगर मोदी की राजवट में हम देखते हैं कि 2019 में पूरा वातावरण खिलाफ में था। बातें सामने आई कि 371 लोकसभा के क्षेत्र में उन्होंने ये सब धंधे किए। हमारे नागपुर का कलेक्टर मुदगल उस वक्त था, पूरा एक तरफा नितिन की बात कर रहा था। चुनाव हो जाने के बाद नितिन तो 15 दिन बीमार था, कच खा गया था, उधारा था। भागवत के पास में रिक्वेस्ट किया रहा, भागवत अमित शाह को बोलता है कि वो नितिन को बचाओ। तो ये सब चीज़ें सामने आई है। तो ईवीएम ने क्या बहुत बड़ा खतरा है संविधान या लोकशाही के लिए, और वो उनके हाथ में सत्ता उसके प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ तक अभी महाराष्ट्र का सवाल, महाराष्ट्र के सरकार ने जो अभी बिल पारित किया, जिसके कारण ओबीसी का आरक्षण के लिए 6 महीने चुनाव आगे बढ़ गए, और अब चुनाव आयोग के अधिकार ये महाराष्ट्र सरकार के हाथ में आ गए। तो अब महाराष्ट्र की सरकार तय कर सकती है। तो यार करे महाविकास आघाड़ी की सरकार,
कि महाराष्ट्र में ये लोकल संस्थान के जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से करवाए तो लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा और ईवीएम के खिलाफ एक आक्रोश पैदा हो जाएगा, तो मोदी भी ये हो जाएगा। तो ईवीएम को हटाना, मगर मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी के आधार पर विकास का विरोध नहीं करना चाहिए। तो कांग्रेस वाले कहीं खच्चर कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, अभी महाविकास आघाड़ी सरकार बोलते नहीं यहाँ चलने दो, तो ये नहीं चलेगा। ईवीएम धोखा है, उसका प्रयोग जिसके हाथ में सत्ता है वो अपने ढंग से कर सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग के हाथ में पूरे कलेक्टर आ जाते हैं देश भर के, और कलेक्टर को डायरेक्शन देने का अधिकार वो चुनाव आयोग, वो हिटलर बन सकता है चुनाव आयोग, वही हो रहा है। मगर वो मोदी के दबाव में काम कर रहा करके मोदी के पक्ष में काम करता। अगर वही चुनाव आयोग में एक आधा हिटलर कोई घुस गया तो उल्टे तरीके से क्या करेंगे ईवीएम के माध्यम से बता नहीं सकते। इसलिए ये यंत्र की सहायता से न होती हुई बैलेट पेपर से ही चुनाव। यूपी चुनाव के दौरान देखा हमने कई भाजपा के विधायकों के बयान आए। ये भाजपा के एक विधायक रह चुके, इन्होंने क्या कहा साफ साफ कि जो भी भाजपा को वोट नहीं देगा वो मुसलमानों की औलाद। तो इस तरीके के बावजूद उस पर एक्शन नहीं लेता चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग कुछ भी एक्शन नहीं ले। मैं आपको इसलिए बोल रहा ना कि ईवीएम एक ऐसा हथियार है, वो चुनाव आयोग के पास है, और चुनाव आयोग है पंतप्रधान के अंडर में, तो वो उसको डर के वो कुछ भी करते हैं, उसका कोई जायजा नहीं ले। तुम गलती कर लो अपोजिशन वाले तो उसको केसों में मरोड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा। उनको वो ईडी से लेकर तो सीबीआई तक सबके यंत्रणा का वापर तो विरोधी पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा है। यूपी में जो नतीजा है वो बता रहे हैं ना सब। अरे वो अखिलेश को बोलना पड़ा कि ये लोकतंत्र में अगर ऐसा होगा यार लोगों का तो विश्वास उड़ जाएगा। फिर हमको तो कम्युनिस्ट नहीं बोल रहे, अखिलेश बोल रहा है, फिर क्रांति के बिना तो पर्याय नहीं रहेगा। ये जो हालात पैदा कर दिए है बीजेपी सत्ता ने, जिन जिन राज्यों में और केंद्र में उनकी सत्ता है, वो पूरा लोकशाही के ऊपर से उन्होंने विश्वास ही उड़ा दिया जनता का। तो ये खतरनाक होने वाला है। और इसलिए देखिए भाजपा के आमदार तो बहुत अनर्गल बोलते हैं, गलत गलत बात बोलते हैं, हिंदू पोलराइजेशन के लिए लेकर सब मुसलमानों के औलाद होंगे, धमकियाँ देते हैं। चुनाव में ये प्रयोग किए गए, इसके असरात नहीं हुए लोगों पर तो असरात हुए, मगर उसके बावजूद आप वहाँ के चुनाव का अगर दृश्य देखेंगे तो वो ये बताता है कि खिलाफ में जनता बड़े पैमाने पर थी, और आखिर में जिन इलाकों में वो कम मार्जिन में थे उन इलाकों की वोटिंग गिनती को ही डिले किया गया, चुनाव अधिकारी को निर्देश दिए गए, और कहाँ कहाँ तो रिकाउंटिंग, यानी एक अपोजिशन आमदार चुन के आया पहले राउंड में, दूसरे राउंड में 6 बार राउंड चले, और 7वीं बार ने क्या दिखाया कि 200 वोट से उसको आगे करवा दिया यंत्रों में गड़बड़ी करके, ये करके, और फिर वो बीजेपी के उम्मीदवार को विजय घोषित किया। तो ये सब बातें सामने आ रही, मगर चूंकि चुनाव हो चुके हैं अब वो सब बातें सामने आ रही तो ये तो हो जाता। मगर सुप्रीम कोर्ट इसकी दखल लिया है। आपकी जानकारी के लिए बताता कि सुप्रीम कोर्ट ने 144 विधानसभा क्षेत्र की दखल ले ली है, मगर वो मीडिया सामने नहीं आ रहा, वो वीडियो के माध्यम से अपने पास में जानकारी आ रही। तो व्हाट इज फैक्ट? सुप्रीम कोर्ट अगर ये दखल लेता होगा तो फिर दोबारा चुनाव होने की बात है उत्तर प्रदेश में। तो ये चल रहा है, और इसलिए हम देखेंगे कि बीजेपी की ये दादागिरी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, ये 7 चरणों में शायद चुनाव हुआ था यूपी का, अगर से ये एक ही चरणों में हो और इलेक्शन के वोटिंग के कुछ घंटों के बाद में ही काउंटिंग शुरू हो जाए तो कैसा होगा? नहीं, ये एक रास्ता है, और हमको ये मोदी सरकार के दौर में पता चला कि 7 चरणों के चुनाव का फायदा क्या होता है सत्ता के लिए। पहले ऐसा नहीं होता, हमारे देश में एक साथ ही चुनाव होते थे और पूरी व्यवस्था करती थी केंद्र सरकार। उसके बाद इतना फोर्स है, मिलिट्री फोर्स है, तो व्यवस्था नहीं होती है। मगर इन्होंने सिर्फ नहीं किया चुनाव में व्यवस्था करने के नाम पर, क्योंकि ये दंगालू लोग हैं, इनको दंगे करवा कर पोलराइजेशन करना होता है। इसलिए उन्होंने वो चरण की स्टडी करते हुए क्या गड़बड़ियाँ करना है, ये तंत्र है उसके पीछे। इसलिए इसका इलाज ये था कि एक ही साथ अगर चुनाव हुए और ताबड़तोड़ यानी हमारी जो मशीनें हैं, ईवीएम मशीनें, वो पूरी केंद्र पर पहुंच जाए, और उसके बाद ताबड़तोड़ काउंटिंग शुरू की जाए। और होता है हमारे देश में मैन पावर पूरा थका हुआ रहता है, तो दूसरा मैन पावर है हमारे पास में, तो उसका उपयोग किया जा सकता है, और उससे कुछ प्रमाण में ईवीएम कुछ प्रमाण में तो कंट्रोल पाया जा सकता है।